कभी कभी जिंदगी की चमकती रोशनी के पीछे ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें जानना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन जब कैमरे बंद होते हैं तो असली खेल शुरू होता है। एक मासूम सी दिखने वाली कहानी जो धीरे धीरे सस्पेंस और खौफनाक सच में बदल जाती है, और यही सच आपको हिलाकर रख देगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एंड्रिया को देखते हैं। एंड्रिया सोशल मीडिया पर एक मशहूर क्रिएटर थी। जब वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है तब उसके फैंस लगातार कमेंट करते हैं और सुपर चैट से पैसे भेजते हैं। खैर, तभी अचानक सीन कट होता है और ब्रिज से एक लाश नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। उसी ब्रिज के पास एंड्रिया अपनी कार में ग्वान नाम के लड़के के साथ मौजूद थी। दोनों के चेहरों से साफ लग रहा था कि इन्हें किसी ने देख लिया है, इसलिए दोनों घबरा जाते हैं। तब ग्वान बैट लेकर बाहर निकलता है। हालांकि एंड्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है और गाड़ी की आवाज के साथ ये सीन यहीं पर थम जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि ग्वान एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्टूडेंट्स की तस्वीरें लेने आया था। इसी कॉलेज में एंड्रिया भी पढ़ती थी। उसकी दोस्त बताती है कि उसने एंड्रिया की फोटो किसी फोटोग्राफर को भेजी थी और उसे तस्वीरें बहुत ही पसंद आई। उसी वक्त उसने मिलने का वादा किया था। तभी ग्वान सामने आता है, वही फोटोग्राफर जो एंड्रिया की तस्वीरें लेना चाहता था। ग्वान एंड्रिया से कहता है कि वो पोस्ट एपोक्लिप्टो सीरीज के लिए फोटो कलेक्शन बना रहा है, इसलिए उन्हें किसी अलग लोकेशन पर शूट करना होगा। एंड्रिया मान जाती है क्योंकि उसे इसके बदले अच्छे पैसे मिलने वाले थे। फिर जब एंड्रिया घर लौटती है तब पता चलता है कि वो अपने सोसाइटी में थोड़ी बदनाम है। दरवाजा खोलते ही पीछे से क्लीनर स्टाफ उसे अप्रोच करती है। दरअसल एंड्रिया ने ही उसे बुलाया था। एंड्रिया ने सोशल मीडिया से काफी पैसे बचा लिए थे और उसका सपना था कि ग्रेजुएशन के बाद विदेश में बस जाए, इसलिए वो अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। इसी दौरान क्लीनिंग स्टाफ अजीब तरह से घूरते हुए अपनी जेब से एक कीचेन निकालकर सोफे के नीचे रख देती है। और फिर जब एंड्रिया लौटती है तब स्टाफ तुरंत कहती है कि सफाई करते वक्त ये मिला। एंड्रिया हिचकिचाते हुए कहती है कि वो इसे कब से ढूंढ रही थी। खैर, वो स्टाफ को वापस भेज देती है। हालांकि क्लीनिंग स्टाफ कहती है कि अभी सफाई पूरी नहीं हुई, बाकी है, लेकिन फिर भी एंड्रिया उसे वहां से भेज देती है। अगले सीन में ग्वान एंड्रिया को फोटो शूट लोकेशन पर ले जाता है। एंड्रिया महसूस करती है कि जगह बेहद वीरान है और दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं। तभी ग्वान कहता है कि यही जगह उसके शूट के लिए परफेक्ट है। फिर दोनों अंदर जाते हैं और ग्वान एंड्रिया की अलग अलग पोज में तस्वीरें लेने लगता है। कुछ देर के बाद वो एंड्रिया को नया कॉस्ट्यूम देकर दूसरे कमरे में भेज देता है। जब एंड्रिया चेंज करने जाती है तब वहाँ एक औरत खंजर लेकर उसका इंतजार कर रही होती है। एंड्रिया पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है, तो औरत कहती है कि उसका बेटा जाओ जियांग एंड्रिया की वजह से मरा है, इसलिए उसे भी मरना होगा। इतने में वो हमला करती है, लेकिन एंड्रिया किसी तरह से बचकर जोर से आवाज लगाती है। तभी ग्वान दौड़कर आता है और एंड्रिया को बचा लेता है। इसके बाद वो औरत ग्वान पर भी हमला करती है, लेकिन ग्वान उसका चाकू उसी के ऊपर फेर देता है। गुस्से में वो औरत फिर से हमला करती है, लेकिन ग्वान उसे खिड़की से धक्का देकर पानी में गिरा देता है। ये देखकर दोनों सहम जाते हैं। इसके बाद ग्वान नीचे जाकर उसे सतह तक लाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। एंड्रिया घबराकर इमरजेंसी कॉल करती है। तब ग्वान फोन छीन कर कहता है सॉरी, रॉन्ग नंबर, और कॉल काट देता है। एंड्रिया पूछती है कि क्या वो औरत जिंदा है। ग्वान सिर हिलाकर ना कहता है। एंड्रिया कहती है कि वो औरत को नहीं जानती, लेकिन ग्वान शक करता है और धमकी देता है कि पुलिस बुलाकर सब पता करेगा। तब एंड्रिया सच बताती है कि वो महिला जाओ जियांग की मां थी। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जाओ ने 1 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। उसने माफिया से 5000 युवान का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 10,000 हो गया, और उस कर्ज को वो कभी चुका नहीं पाया। कहा जाता है कि उसने सारे पैसे एक इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीमिंग में उड़ा दिए थे, और वो इन्फ्लुएंसर थी एंड्रिया। फिर जब ये खबर फैली तो सोशल मीडिया पर लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और एंड्रिया को सोशल मीडिया से बायकॉट कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में एंड्रिया बताती है कि शायद उसकी पर्सनल जानकारी उस दौरान टीवी या मीडिया से जाओ की मां तक पहुंच गई होगी, इसीलिए तो आज वो उसे मारने यहाँ आई थी। एंड्रिया के इतना कहते ही अचानक कमरे के बाहर से किसी आदमी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। इसे सुनकर दोनों सहम जाते हैं,
असल में वो आदमी इस बिल्डिंग का केयर टेकर था जो कभी कभी सफाई करने आता था। एंड्रिया और ग्वान को डर था कि कहीं वो पुल के पास पड़ी लाश को ना देख ले। तब एंड्रिया तुरंत उसके पास जाकर उसे बातों में उलझाने लगती है। वहीं ग्वान चुपके से लाश को खींचकर बिल्डिंग के एक कमरे में छुपा देता है, लेकिन खून के धब्बे अब भी पुल के किनारे मौजूद थे। इधर मिस्टर वू नाम का वो केयर टेकर अपना बैग ढूंढने आया था। एंड्रिया की बातें सुनकर वो भी पुल की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि इससे पहले कि उसकी नजर खून के निशान पर पड़े, ग्वान अपने स्टूडियो की रेड लाइट्स ऑन कर देता है। कमजोर नजरें वाला मिस्टर वू वो ब्लड के निशान देख नहीं पाता और तभी ग्वान तेजी से उसका बैग पकड़ाकर कहता है कि अभी पूल के पास फोटोशूट होने वाला है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर मिस्टर वू मान जाता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है। शायद वो उसी मृत महिला की गाड़ी थी, पर इतने में ग्वान झूठ बोलकर कहता है कि ये गाड़ी उसके प्रॉप्स और स्टूडियो का सामान रखने के लिए है। ऐसा कहकर वो मिस्टर वू को विदा कर देता है। अब एंड्रिया और ग्वान को उस औरत की लाश का इंतजाम करना था। यहाँ पर एंड्रिया खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो पुलिस को कॉल करेगी और सच बता देगी कि उस औरत को ग्वान ने मारा है। ग्वान गुस्से में उसे घसीटकर कोने में ले जाता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी पुलिस के सामने सब कुछ पलट देगा और उल्टा एंड्रिया को ही इस मर्डर में फंसा देगा। वैसे भी वो औरत एंड्रिया को मारने आई थी, उसे नहीं। पुलिस उसकी बात पर यकीन करेगी और एंड्रिया का विदेश जाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये सुनकर एंड्रिया शांत हो जाती है और पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ग्वान के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। दोनों मिलकर लाश को उसी गाड़ी में डाल देते हैं और ग्वान गाड़ी लेकर उसे ठिकाने लगाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे 2 ट्रैफिक ऑफिसर्स रोक लेते हैं। उनमें से एक उसका लाइसेंस मांगता है। ग्वान डरते हुए लाइसेंस दिखाता है। बस इतना देखकर ऑफिसर्स उसे जाने देते हैं। आगे जाकर ग्वान उस गाड़ी को लाश के साथ ही एक बड़े से लेक में डुबा देता है और कैब लेकर शूटिंग लोकेशन पर लौट आता है। वो गुस्से में एंड्रिया पर चिल्लाता है कि जाऊ खुद से नहीं मरा था, बल्कि एंड्रिया ने ही उसे मारा था। एंड्रिया हैरान होकर पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। तब ग्वान उस लेडी के कपड़ों से मिला फोन दिखाता है। उसमें आखिरी मैसेज लिखा था कि एंड्रिया खूनी स्टूडियो के अंदर है। एंड्रिया ये देखकर सहम जाती है और कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ग्वान बताता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब यह है कि जाओ की माँ के अलावा भी कोई और उनकी लोकेशन जानता था और वो कभी भी पुलिस को शिकायत कर सकता है। तभी एंड्रिया कहती है कि उसे शक है कि ये सब एक आदमी कर रहा है जिसका नाम है कियांग। ग्वान पूछता है कि ये कियांग कौन है। एंड्रिया बताती है कि वो एक लोन शार्क है। सुबह से ही वो उसे मैसेज कर रहा था और 2 लाख युवान के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसकी लोकेशन जाओ की माँ को बता देगा। हालांकि एंड्रिया ने पहले तो इसे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसके मैसेजेस में सच्चाई थी। एंड्रिया आगे बताती है कि उसके हिसाब से जाओ का असली किलर कियांग ही है और वो उसे इस कत्ल में फंसाना चाहता है। उसके ऐसा कहते ही अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन स्कूल के वक्त एंड्रिया को कियांग का मैसेज आया कि वो उसे ब्रिज पर मिलना चाहता है। एंड्रिया वहां गई और उसे पानी में जाओ की लाश तैरती हुई दिखाई दी। तभी कियांग ने मैसेज किया कि जाओ का कत्ल तुमने किया है। एंड्रिया समझ गई कि वो ब्रिज पर खड़ी थी और जरूर कियांग ने उसकी तस्वीर ले ली होगी ताकि बाद में उसे मुजरिम साबित कर सके। प्रेजेंट में ग्वान पूछता है कि एंड्रिया कियांग को कैसे जानती है, तो एंड्रिया बताती है कि उसके पिता नशेड़ी थे और उन्हें अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने खुद लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और पैसे बचाकर विदेश जाने का सपना देखा। लेकिन उसके पिता ने कियांग से भारी कर्जा ले रखा था और बिना उस कर्ज को चुकाए उसका सपना अधूरा था। अब इसी बीच एक दिन एंड्रिया की मुलाकात जाओ से होती है। वो उसका बड़ा फैन था और हर वीडियो देखता था। बाद में जब एंड्रिया कियांग से मिली तो उसने शर्त रखी कि वो अपने सभी फैंस का एक्सेस उसे दे दे ताकि वो उन्हें कर्जदार बना सके। बदले में वो उसका कर्ज माफ कर देगा। ग्वान पूछता है कि क्या एंड्रिया ने ये शर्त मान ली थी। एंड्रिया कहती है कि अगर वो मान जाती तो उसके सारे फैंस कियांग के कर्जदार बन जाते, इसलिए उसने इनकार कर दिया और तभी से कियांग उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एंड्रिया आगे कन्फेस करती है कि उसे उस बूढ़ी महिला मिस शिन से बहुत ही सहानुभूति है। वो समझ सकती है कि बेटे को खोने का दर्द कितना बड़ा होता है। तभी ग्वान टेबल पर बैठकर कन्फेस करता है। वो कहता है कि मिस शिन की हालत को वो अच्छे से समझ सकता है क्योंकि उसने भी अपनी पूरी फैमिली खो दी थी और जिंदगी भर अकेला रहा। ये कहते ही ग्वान गमगीन हो जाता है। इसके बाद दोनों अपने हाथों से खून के निशान मिटाते हैं और उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। अगली सुबह एंड्रिया अपने रोजमर्रा के काम को करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। कल रात की सारी घटनाएं उसे लगातार परेशान कर रही थी।
दोपहर में जब वो नींद से उठती है तब उसके फोन पर एक मैसेज आता है, मुझे पता है कि कल रात तुमने स्टूडियो में क्या किया था। इसके साथ ही एक वीडियो फॉरवर्ड किया जाता है। उस वीडियो में ग्वान मिस शिन की गाड़ी को लेकर जाते हुए साफ दिखाई देता है। एंड्रिया ये वीडियो ग्वान को दिखाती है। जब ग्वान मैसेज को आगे पढ़ता है तो पता चलता है कि ब्लैकमेलर ने पूरे 5 लाख युवान की रकम मांगी है, और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। एंड्रिया कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ये सब कियांग ही करवा रहा है। उसने जरूर कल रात उनके पीछे अपने किसी आदमी को लगाया होगा। ग्वान पूछता है कि आखिर कियांग ऐसा क्यों करेगा। एंड्रिया जवाब देती है क्योंकि उसने उसकी डील ठुकरा दी थी। ग्वान थोड़ी देर सोचकर कहता है, लेकिन कियांग ने जाओ को ही क्यों निशाना बनाया? वो तो बस एंड्रिया का एक फैन था। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाओ पर कियांग का भारी लोन था। ब्याज लगातार बढ़ रहा था और उसके गुंडे हर वक्त जाओ को पैसे लौटाने के लिए दबाव डालते थे। एक दिन तो कियांग ने टीबी के मरीज को भेजकर जाओ से वसूली करने की कोशिश की। यह देखकर जाओ गुस्से में कियांग के ऑफिस पहुंच गया, लेकिन उसके आदमी ने उससे मिलने नहीं दिया। उल्टा उसे गाड़ी में बैठाकर ब्रिज तक ले गए और धमकी दी कि अगर उसने पैसा नहीं लौटाया तो उसकी फैमिली से जबरन वसूल किया जाएगा। कुछ समय के बाद जाओ ने यह सारी कहानी एंड्रिया को सुनाई। एंड्रिया ने पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन जाओ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके पास कियांग के खिलाफ सबूत हैं और वो उसी का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद से एंड्रिया ने जाओ को भी कभी जिंदा नहीं देखा। ग्वान कहता है कि जरूर जाओ के पास कोई ऐसा एविडेंस था जो कियांग को बर्बाद कर सकता था। वो पूछता है कि क्या एंड्रिया को पता है कि वो सबूत कहाँ था। एंड्रिया कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं। ग्वान कहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर वो सबूत ढूंढना होगा। इसके बाद दोनों जाओ के घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में ग्वान बताता है कि उसने जाओ की फैमिली के बारे में पता किया है। उसके पिता हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से वो अक्सर देर रात शराब पीकर लौटते हैं। यही सही समय होगा घर में घुसने का। ग्वान पिन से दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी पड़ोसी देख लेता है। पर सिचुएशन संभालने के लिए एंड्रिया वहां आती है और प्रिटेंड करती है कि वो पति पत्नी है और जाओ ने गलती से चाबी घुमा दी थी। अब ये देखकर पड़ोसी चुपचाप वहां से चला जाता है। दोनों कमरे में जाते हैं। ग्वान लैपटॉप ऑन करके फाइल्स कॉपी कर रहा होता है कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। दोनों पास की अलमारी में जाकर छुप जाते हैं। तभी बाहर एक आदमी लड़खड़ाते हुए आता है और वॉशरूम में उल्टियां करने चला जाता है। ये जाओ का शराबी पिता था। खैर, मौके का फायदा उठाकर दोनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो पड़ोसी फिर से दिख जाता है और ग्वान को रोककर पूछता है कि वो कौन है। ग्वान झूठ बोलता है कि वो जाओ का बड़ा भाई है। पड़ोसी कहता है कि अपने पिता से कहना कि वो इतनी शराब न पिए, और इतना कहकर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। ग्वान निराश था कि लैपटॉप से कुछ नहीं मिला। तभी एंड्रिया उसे एक पेन ड्राइव दिखाती है जो उसे जाओ के डेस्क के पास से मिली थी। ग्वान उसे लैपटॉप से कनेक्ट करता है और देखता है कि उसमें कई वीडियोस मौजूद थी। लेकिन वीडियो देखने से पहले ग्वान एंड्रिया को बताता है कि शाम से कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है। उसे यकीन है कि कियांग ने ही उसे लगाया है। ग्वान गाड़ी दौड़ाकर सुनसान सड़क पर ले जाता है। वो आदमी भी पीछा करता हुआ पहुंच जाता है। दोनों गाड़ियां रोककर एक दूसरे को घूरते हैं। अब दोस्तों, ये वही सीन है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई दिया था। दरअसल कहानी के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर हमें सस्पेंस दिखाया गया है। खैर, ग्वान बैट लेकर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो आदमी डरकर अपनी कार को लेकर चला जाता है। इसके बाद दोनों ग्वान के घर लौटते हैं और पेनड्राइव की वीडियो देखते हैं। उसमें कई लड़कियों की न्यूड वीडियो थी जिनसे कियांग उन्हें ब्लैकमेल करके लोन वसूलता था। उन्हीं वीडियो में एंड्रिया की भी एक वीडियो थी। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एंड्रिया के पिता ही उसे ऐसी वीडियो बनाने पर मजबूर करते थे। पैसे और शराब के लालच में वो अपनी बेटी की इज्जत तक बेचने से नहीं हिचकिचाए। तभी एंड्रिया ग्वान को ब्लैकमेलर का मैसेज दिखाती है। उसमें लिखा था कि कल तक 5 लाख युवान देने होंगे। अब दोनों पैसों का इंतजाम करने के बजाय कियांग को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अगली रात एंड्रिया नकली पैसों से भरा बैग लेकर कियांग के भेजे आदमी को सौंपती है। तभी पीछे से ग्वान आता है और उस आदमी को बैग से पीटने लगता है, लेकिन एंड्रिया बीच में रोक देती है और बताती है कि ये उसका पिता है। ये सुनकर ग्वान हैरान रह जाता है कि एंड्रिया का फादर कियांग की गैंग में शामिल कैसे हो सकता है। एंड्रिया का पिता गुस्से से भड़क जाता है। उसे लगता है कि एंड्रिया ने जानबूझकर उसे मरवाने के लिए किसी को बुलाया है। हालांकि उसका खून तब खौलता है जब वो बैग लेकर देखता है और उसमें पैसों की जगह अखबार भरे होते हैं। इसी बीच ग्वान बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल जाते हैं। तभी पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। एंड्रिया का पिता अपनी स्कूटी लेकर भाग जाता है, जबकि ग्वान पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। हालांकि एंड्रिया किसी तरह उसकी बेल करवा लेती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी ऑफिसर वांग सामने आकर उन्हें रोकता है। एंड्रिया की वांग से पुरानी जान पहचान थी।
वो पूछता है कि इतनी रात को वो यहाँ क्यों आई है। एंड्रिया कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की बेल करवाने आई थी। वांग मुस्कुराकर कहता है कि बाद में मिलना और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंड्रिया ग्वान को सच बताती है। वो कहती है कि असली ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर वांग ही है। ग्वान हैरान होकर पूछता है कि उसने ये बात अब तक क्यों छुपाई। एंड्रिया कहती है कि उसे डर था कि वांग को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसने ही उसे जाओ के कत्ल के लिए ब्लैकमेल किया है। एंड्रिया कहती है कि उन्हें ऐसा सबूत ढूंढना होगा जो वांग को सीधे कातिल साबित कर सके। इसके बाद दोनों एक रूफ टॉप पर पहुंचते हैं। एंड्रिया बताती है कि ये उसकी पसंदीदा जगह है। वो ग्वान को ड्रिंक की बोतल देती है। जैसे ही ग्वान बोतल खोलता है, एंड्रिया को जाओ से उसकी आखिरी मुलाकात याद आती है। वो बताती है कि जिस दिन जाओ कियांग के ऑफिस में लोन डिस्काउंट की बात करने गया था तो वहाँ उसने एक फ्लावर पॉट देखा था जिसे कोई लोन लेने के लिए गिरवी रखकर गया था। लेकिन यही पॉट एंड्रिया के कमरे में उसके वीडियो में भी दिखाई दिया था। इसलिए जाओ ने अगले दिन एंड्रिया से सवाल किया। तब एंड्रिया ने उसे बताया कि कियांग के पास उसकी न्यूड वीडियो है और वो भी ब्लैकमेल का शिकार है। अब इसी बातचीत के दौरान एंड्रिया ने जाओ को बोतल खोलने के लिए अपनी की चेन दे दी थी। बाद में वही की चेन उसकी माँ क्लीनिंग स्टाफ बनकर एंड्रिया को लौटाने आई थी। शायद जाओ की माँ नहीं चाहती थी कि मरने से पहले उसकी फैमिली पर एंड्रिया का कोई एहसान हो। खैर, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंड्रिया की ब्लैकमेलिंग के बारे में जानने के बाद जाओ ने ठान लिया था कि वो एंड्रिया को इस मुसीबत से निकालेगा। उसने कहा था कि वो पता लगाएगा कि न्यूड वीडियो कहाँ छुपाए गए हैं। एंड्रिया ने उसे मना किया था, लेकिन जाओ ने नहीं माना और चला गया। इसके बाद एंड्रिया ने उसे कभी नहीं देखा। एंड्रिया अपनी कहानी खत्म करती है और कहती है कि ग्वान उसे कभी कभी जाओ की याद दिलाता है। वो भी उसकी तरह हमेशा उसकी परवाह करता है। इस पर ग्वान हल्की सी मुस्कान देता है। साथ ही एंड्रिया उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है। दरअसल एंड्रिया अगले दिन विदेश जाने वाली थी और शायद भविष्य में ग्वान से कभी ना मिल पाए। अगले सीन में एयरपोर्ट पर एंड्रिया लाइन में खड़ी होती है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। उसमें ब्लैकमेलर ने लिखा था, अगर तुम सिक्योरिटी चेक से आगे गई तो तुम्हारा और ग्वान का खेल खत्म। साथ ही एक वीडियो अटैच थी जिसमें ग्वान मिस चिन की गाड़ी को धक्का देते हुए दिख रहा था। ये देखकर एंड्रिया घबरा जाती है और एयरपोर्ट से दूर जाने लगती है। तभी ग्वान उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा करता है। एंड्रिया देखती है कि एयरपोर्ट में कियांग का आदमी जैक उसे ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद एंड्रिया और ग्वान उसी खंडहर बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। एंड्रिया ने ब्लैकमेलर को वहीं बुलाया था ताकि वो फुटेज सौंप दे और बदले में न्यूड वीडियो की पेन ड्राइव ले सके। अब ब्लैकमेलर तय समय पर पहुंचता है, जबकि ग्वान छुपकर उसे मारने की तैयारी करता है। लेकिन लड़ाई के दौरान जैक उल्टा ग्वान को चाकू से घायल कर देता है और एंड्रिया को रस्सी से बांधकर उसकी तरफ बढ़ता है। एंड्रिया डरते हुए कहती है कि उसे जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन जैक कहता है कि ये सब क्या बोल रही हो, क्या उसे याद भी है कि वो कौन है? तभी एंड्रिया को एहसास होता है कि ये आदमी जाओ का पिता जैक है। अब जैक गुस्से में कहता है कि एंड्रिया ने उसके बेटे को मारा। तभी एंड्रिया कहती है कि नहीं, जाओ को उसने नहीं बल्कि कियांग ने मारा है। दरअसल जाओ ने कियांग का कर्जा चुकाने की जगह उसके खिलाफ सबूत जुटाना शुरू किया था। उन फाइल्स में लड़कियों की न्यूड वीडियोस थी जिनसे कियांग उन्हें ब्लैकमेल करता था। जाओ को जब ये सबूत मिला तो कियांग ने उसे ब्रिज से धक्का देकर मार डाला और सारा इल्जाम एंड्रिया पर लगा दिया। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी जैक कहता है कि वो इस बात पर यकीन नहीं करता। एंड्रिया कहती है कि अगर उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया तो वो कभी अपने बेटे के असली कातिल से बदला नहीं ले पाएगा। तभी जैक गुस्से में एंड्रिया पर चाकू तान कर पूछता है, तो ये कियांग कौन है? तो अब एंड्रिया कुछ पल के लिए सहम जाती है और अचानक ग्वान की तरफ देखते हुए कहती है कि वही असली आदमी है, उसे खत्म कर दो। उसी की जेब से तुम्हें ब्लैकमेलिंग वाली पेन ड्राइव भी मिलेगी। जैक चाकू लेकर ग्वान की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच लंबा संघर्ष शुरू होता है। इसी दौरान एंड्रिया कांच के टुकड़ों से अपनी रस्सी काटने लगती है। उसका प्लान था कि जैसे ही जैक ग्वान को मारकर लौटेगा वो उसी कांच से जैक पर हमला कर देगी। लेकिन रस्सी पूरी तरह से खुलने से पहले ही ग्वान फिर से सामने आ जाता है। एंड्रिया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ग्वान जिंदा बच निकलेगा। ग्वान कहता है, तुम पहले से जानती थी कि जैक जाओ का पिता है। तुमने उनके घर के फोटो फ्रेम में दोनों की तस्वीरें देखी थी। अब एंड्रिया झूठ बोलती है कि असल जिंदगी में मिस्टर जैक अलग दिखते हैं, इसलिए वो पहचान नहीं पाई। लेकिन ग्वान उसके झूठ को भांप लेता है। ग्वान उसे एक आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि वो ऑफिसर पार्क ही कियांग है, लेकिन आर्टिकल में लिखा है कि असली कियांग 5 साल पहले ही जेल में मर चुका है और जो पेन ड्राइव एंड्रिया ने उसे दिखाई थी वो उसी धंधे का हिस्सा थी।
इस तरह अब धीरे धीरे एंड्रिया की असलियत सामने आती है। असल में कियांग के जेल जाने के बाद एंड्रिया ने उसका धंधा संभाल लिया था। उसके पास लड़कियों की न्यूड वीडियोस थीं और वो उन्हीं से उन्हें ब्लैकमेल करती थी, खासकर उसके लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले फैंस को। जाओ भी उन्हीं फैंस में से एक था। कई बार उसकी एंड्रिया से मुलाकात हुई और उसे एंड्रिया की असलियत का पता चल गया। इसलिए उसने एंड्रिया को ब्रिज पर बुलाकर धमकी दी थी कि अगर उसने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया तो वो सारे सबूत पुलिस को सौंप देगा। इससे एंड्रिया डर गई और गुस्से में जाओ को ब्रिज से धक्का देकर मार डाला। अपने बारे में ये सब सुनकर एंड्रिया गुआन को मनाने की कोशिश करती है कि वो पुलिस को कुछ ना बताए, लेकिन गुआन साफ कहता है कि उसे सरेंडर करना होगा। लेकिन तभी अचानक एंड्रिया गुआन के पेट में चाकू घोंप देती है और रस्सी खोलकर उसे खत्म करने आगे बढ़ती है। वो कहती है, हाँ, मैंने ही जाओ को मारा था और अपनी सच्चाई छुपाने के लिए तुम्हें भी मार सकती हूँ। गुआन बचने के लिए दूसरे कमरे में भागता है। एंड्रिया उसका पीछा करती है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर एंड्रिया पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब एंड्रिया होश में आती है तो सामने गुआन, मिस शिन और मिस्टर जैक तीनों जिंदा खड़े होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तभी फ्लैशबैक में खुलासा होता है कि जाओ का एक बड़ा भाई भी था और ये वही था गुआन। वो पढ़ाई के कारण अक्सर बाहर रहता था। जाओ ने कई बार अपने कर्ज के बारे में गुआन से बात की थी। उसने बताया था कि उसने 5000 युवान का मामूली सा लोन लिया था, जो कुछ ही हफ्तों में 5 लाख तक पहुंच गया। हालांकि उस वक्त गुआन ने उसे डांटा था। बाद में जब गुआन घर लौटा तो उसे पता चला कि जाओ ब्रिज से कूदकर मर चुका है। फैमिली को लगा कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन एक दिन जाओ का लैपटॉप देखते वक्त गुआन को उसमें एंड्रिया की तस्वीर मिली। तस्वीर में एंड्रिया के चश्मे में गुआन के घर के गिरवी सामान झलक रहे थे। तभी गुआन को समझ में आ गया। उसने तुरंत एंड्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग हिस्ट्री खंगाली और यकीन हो गया कि जाओ ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि एंड्रिया ने उसकी हत्या की है। सबूत के बिना गुआन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर एंड्रिया से उसका गुनाह कबूल कराने का प्लान बनाया। गुआन फोटोग्राफर बनकर एंड्रिया को हवेली में लाया और वहीं से ये खेल शुरू हुआ। गुआन शुरुआत से ही एंड्रिया को कन्फेस कराने की कोशिश कर रहा था। एंड्रिया चालाक थी, लेकिन आखिरकार ओवर कॉन्फिडेंस में उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब इस वक्त कमरे की हर दीवार में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिससे कि एंड्रिया का कबूलनामा रिकॉर्ड हो गया। इस वक्त एंड्रिया के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने खुद अपना रास्ता चुना। छत से कूदकर उसने खुद की जिंदगी खत्म कर ली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां कैमरे के पीछे छुपे राज ने सब कुछ बदल दिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि अगली बार जब हम किसी और रहस्यमयी कहानी का पर्दा उठाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। याद रखिए, हर फ्रेम में छुपा होता है एक सच और हर सच के पीछे होती है एक कहानी।